स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। इससे पहले की वीडियो में हमने माइकल फोकाल्ट का संरचनावाद के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था और हमने इसमें पढ़ा था कि माइकल फोकाल्ट केवल संरचनावादी विचारक ही नहीं थे, बल्कि वे उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा से भी जुड़े हुए थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर संरचनावाद के बारे में, जिसे नव संरचनावाद भी कहा जाता है। माइकल फोकाल्ट ने अपने विचार और सिद्धांतों का प्रतिपादन उत्तर संरचनावादी विचारधारा के संबंध में भी किया है। 1980 में कुर्ज़वेल ने लिखा कि अब पेरिस में संरचनावादी युग लगभग समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से 1980 में ही कुर्ज़वेल ने संरचनावाद के समापन की घोषणा कर दी थी। दूसरी ओर पेरिस के ही गिडेंस, रॉस और वार्थनाउ ने कहा कि अभी संरचनावाद का अंत नहीं हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि संरचनावाद की फूलती हुई सांस को नया जीवन मिला है। ऐसा रॉस और गिडिंग्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए। अपने नए जीवन में उभर कर इसने उत्तर आधुनिकता या नवीन संरचनावाद का रूप ग्रहण किया है। लेमर्ट ने उत्तर आधुनिकता और इसी अर्थ में उत्तर संरचनावाद के प्रारंभिक इतिहास की खोज की है। इसके संदर्भ में जैक्यूस डेरिडा, जो फ्रांस के एक अग्रणी चिंतक हैं, ने कहा है कि संरचनावाद का अंत नहीं हुआ है। वास्तव में ये अपने संक्रमण का काल में है। संक्रमण के काल से यहाँ पे तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स कि ना तो पूरी तरीके से संरचनावादी युग समाप्त हुआ है और ना ही पूरी तरीके से उत्तर संरचनावादी युग प्रारंभ हो चुका है, बल्कि ये इसकी बीच की स्थिति है। इस संक्रमणकालीन या बीच की स्थिति में हमें संरचनावादी युग और उत्तर संरचनावादी युग का अंत और उत्तर संरचनावादी युग का प्रारंभ दिखाई देता है, इसलिए इसे संक्रमण काल कहा गया है। उत्तर संरचनावादी युग का सूरज अब प्राची दिशा में उगता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा उस समय जैक्यूस डेरिडा ने कहा था। यदि हम संक्षेप में कहें तो उत्तर संरचनावाद की कोई व्याख्या करना कठिन कार्य नहीं है। संरचनावाद ने व्यक्ति निष्ठा उपागम से विदा ले ली है और अब यह वाद वस्तुनिष्ठा की दहलीज पर खड़ा हुआ है। उत्तर संरचनावाद में प्रयत्न किया गया है कि इसका विस्तार इस तरह किया जाए कि इसके अंतर्गत कई सैद्धांतिक संदर्शों का समावेश हो सके। वास्तव में उत्तर संरचनावाद का रूपांतरण सामाजिक दुनिया के साथ हो गया है, जहाँ पिछला संरचनावाद आधुनिक दुनिया से जुड़ा था, वहाँ उत्तर संरचनावाद उत्तर आधुनिक दुनिया की ओर से देखता है। लेमर्ट ने उत्तर संरचनावाद या इसी अर्थ में उत्तर आधुनिकता के जन्म की तिथि भी प्रतीकात्मक रूप से निश्चित कर ली है। एक भवन के आधुनिक निर्माण के ध्वंस के साथ उन्होंने परंपरागत संरचनावाद की मृत्यु को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि जो परंपरागत संरचनावाद है उसकी तो निश्चित ही मृत्यु हो चुकी है। प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक भवन के ध्वंस को लेमर्ट ने इस प्रकार से बताया। 15 जुलाई 1972 समय 3:32 सायंकाल आधुनिक शिल्पकला का देहांत हो गया। यह उस क्षण की बात है जब पेरिस में पुर्तइगो नाम की आवासन परियोजना को नष्ट कर दिया गया। यह आवासन प्रोजेक्ट संत लुई स्थान पर स्थित था, जो हर तरह से आधुनिक शिल्पकला का प्रतिनिधि था। यह ऐसी आधुनिक शिल्पकला थी जिसे कुशल वास्तुशिल्पियों ने पूरे आकर्षण के साथ सजाया था। लेकिन अपने दशक की यह आवासन योजना, जो संत लुई में अपने प्रकार की सबसे बड़ी थी, गरीबी और मानवीय त्रासदी की प्रतीक थी। इस तथ्य को स्वीकार करके ये संपूर्ण योजना नष्ट कर दी गई। गरीबी और मानवीय त्रासदी के प्रतीक इस भवन को नष्ट करना इस विचार को स्वीकार करता है कि आधुनिक शिल्पकला असफल हो चुकी है और इस अर्थ में स्वयं आधुनिकता भी अप्रासंगिक है। लेमर्ट ने जो कुछ कहा है इसका आशय यह है कि आधुनिकता ने समाज के पदलित
वर्गों की उपेक्षा की है और इससे आगे भविष्य में ये उपेक्षा अधिक नहीं चल सकती है। उत्तर आधुनिकता पिछड़े और पदलित जन समुदाय का युग होगा। कुछ इसी तरह की विचारधारा फ्रांस के उत्तर संरचनावादियों ने भी रखी थी। उन्होंने भी ये माना कि जो उत्तर आधुनिकता है उस समय के दौरान जो पिछड़े और ऐसे लोग हैं जिनका पतन हुआ है, ऐसे लोगों का उत्थान होगा। इस विचारधारा के प्रणेताओं में लेमर्ट, डेरिडा, गिडन्स आदि का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ये विचारक जब उत्तर संरचनावाद को देखते हैं तो सिद्धांत निर्माताओं का रुझान स्वाभाविक रूप से उन पद दलितों की ओर जाता है। संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता यद्यपि अपना बौद्धिक आधार सोसोरे, जो कि एक विद्वान का नाम है, सोसोरे और स्ट्रॉस को मानते हैं, फिर भी इनके अध्ययन का केंद्र समाज के वे वर्ग हैं जो सदियों तक उपेक्षा के पात्र रहे हैं। उत्तर संरचनावादी विचारधारा का कुछ बौद्धिक आधार भी है। ये तो हमने परिस्थितियाँ देखी है कि किस प्रकार से संरचनावाद का अंत होता है, उत्तर संरचनावादी युग प्रारंभ होता है। इसके प्रारंभ होने के पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि उत्तर संरचनावाद का बौद्धिक आधार क्या है। ये रोचक है कि उत्तर संरचनावाद उपेक्षित वर्गों के प्रति उत्तरदायी होते हुए भी अपनी बौद्धिक पहचान भाषा शास्त्र के साथ जोड़ता है। यदि संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता में कोई समान सरोकार है तो वह यह है कि जैसा कि गिडेंस कहते हैं, भाषा विज्ञान से है। लियोटार्ड ने उत्तर संरचनावाद की बौद्धिक व्याख्या की है। उनका कहना है कि जिसे हम वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं वो और कुछ न होकर जो कुछ हम बोलते हैं, कहते हैं, भाषण देते हैं, उसी का एक स्वरूप है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक ज्ञान और दिन प्रतिदिन के कथन और बातचीत के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है। और इस अर्थ में यदि विज्ञान हमारी बातचीत का ही एक प्रकार है तो विज्ञान की कोई विशिष्ट स्थिति नहीं बनती। वैज्ञानिक भी इस अर्थ में कोई ऊंचा स्थान समाज में नहीं रखते हैं। वे मानवशास्त्री जो विज्ञान का उपयुक्त सामान्य अर्थ लेते हैं, उनका कहना है कि वस्तुनिष्ठवाद पॉजिटिविज्म के स्थान पर भाषा विज्ञान को अपने विश्लेषण का आधार बनाना चाहिए। हमारी बातचीत, वार्तालाप, भाषण और प्रवचन आदि में भाषा का ही प्रयोग होता है और इसीलिए इन्हें भी यानी भाषा को भी विज्ञान के अर्थ में लेना चाहिए। यदि भौतिक विज्ञानों के लिए वस्तुनिष्ठता एक प्रमुख उपागम है तो सामाजिक मानवशास्त्र के लिए भाषा भी एक विश्वसनीय उपागम है, ऐसा उत्तर संरचनावादियों का मानना था। भाषा को उत्तर संरचनावाद का आधार मानते हुए लेमर्ट ने लिखा है कि ज्ञान, क्रिया और जीवन के अस्तित्व की कमी भी समझ में अब भाषा को अनिवार्य रूप से केंद्रीय आधार माना जाता है। सामाजिक दुनिया को अब अगणित मूल पाठों की एक श्रृंखला की तरह देखा जाता है। इन विभिन्न मूल पाठों के पारस्परिक संबंधों का निर्वचन करने की आवश्यकता है। यदि हम उत्तर संरचनावादियों की सैद्धांतिक कृतियों को देखें तो हमें यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी सिद्धांतवेता और ये उनके जो उपागम उन्होंने बताए हैं उनमें बहुत ही विभिन्नता है, लेकिन विभिन्नताएं होते हुए भी इन सभी ने भाषा विज्ञान को अपना एक विश्वसनीय आधार माना है। ये उत्तर संरचनावाद का एक महत्वपूर्ण बौद्धिक आधार था। वैसे तो ये सत्य है कि किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह उत्तर संरचनावाद की खोज भी समाज की वास्तविक संरचनाओं का पता लगाना है। संरचनावाद का ये नवीन संस्करण वस्तुनिष्ठवाद को स्वीकार नहीं करता। इसका आग्रह यह है कि मनुष्य जो कुछ बोलता है, करता है और जैसा भी रहता है वह सब विज्ञान का स्वरूप है। प्रयोगशाला में जिसे विज्ञान कहते हैं वही भाषा के माध्यम से वार्तालाप, भाषण और प्रवचन में हमें दिखाई देता है। यह संसार इस प्रकार मूल पाठ की श्रृंखलाओं में बंधा हुआ है। इन मूल पाठों का निर्वचन उनके पारस्परिक संबंधों से किया जा सकता है। विज्ञान का एक उपागम बहुत ही स्पष्ट है। इसका यह आग्रह है कि दुनिया भर की भौतिक और प्राकृतिक वस्तुओं में से
संबद्धता होती है। मतलब दुनिया की जितनी भी भौतिक और प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, उनमें पारस्परिक संबद्धता हमें दिखाई देती है। संपूर्ण प्राकृतिक विज्ञान में एकता है, इसी को विज्ञान देखता है। उत्तर संरचनावाद इस एकता और संबद्धता को नहीं देखता। इसका केंद्रीय अध्ययन तो विभिन्नता है। जब उत्तर संरचनावादी आधुनिक मूल पाठ और परंपरागत मूल पाठ की तुलना करता है तो उसे अंतर दिखाई देता है, और ये अंतर ही उत्तर संरचनावाद की अध्ययन सामग्री कही जा सकती है। इस प्रकार लेमट ने मूल पाठ की श्रृंखलाओं सीरीज ऑफ टेक्स्ट का उल्लेख किया है, और इन्होंने इसके संबंध में अपने कुछ 4 महत्वपूर्ण बिंदु भी प्रस्तुत किए हैं। जैसे बातचीत, संवाद, भाषण, प्रवचन आदि सिद्धांत के स्वरूप हैं और इनसे ही मूल पाठ पैदा होता है। इन्होंने आनुभाविकता को जानने के लिए कहा कि हम साक्षात्कार लेते हैं, अवलोकन करते हैं, जनगणना की तथ्य सामग्री प्राप्त करते हैं और उसके बाद ही यह हमारी मुख्य विषय वस्तु माना जाता है। जो कुछ हमें आनुभाविक मूल पाठ से मिलता है उनकी तुलना हम सैद्धांतिक मूल पाठ से करते हैं। यदि हम आनुभाविक मूल पाठ को सैद्धांतिक मूल पाठ के संदर्भ में देखते हैं तो इससे समाज संबंधी हमारी समझ अधिक गहरी हो जाती है। मूल पाठ की श्रृंखला का पारस्परिक अध्ययन समाज को उसकी संपूर्णता में देखने का प्रयास करता है। यदि हम लेमट द्वारा दी गई उत्तर संरचना की परिभाषा को देखें तो हम यहाँ पे स्पष्ट होता है कि संरचनावादी एकता और संबद्धता को न देखकर दुनिया में अंतर्निहित विभिन्नता को देखते हैं। जहाँ पर वस्तुनिष्ठतावादी इस नियम को मानते हैं कि समाज के कुछ ऐसे कारक हैं जो उसे एक सूत्र में बांधे रखते हैं, वहीं उत्तर संरचनावादी इस तथ्य पर जोर देते हैं कि दुनिया की केंद्रीयता विभिन्नता में है। उत्तर संरचनावादी एकता के बारे में नहीं सोचते हैं, संबद्धता को भी नहीं देखते हैं, बल्कि वो देखते हैं केंद्रीय विभिन्नता, असमानता। अपने अध्ययन के लक्ष्य को अधिक पैना बनाते हुए लेमट ने यह भी कहा कि उत्तर संरचनावादी एकता की खोज करने की अपेक्षा विभिन्नता को पहचानने की कोशिश करते हैं। यदि हम लेमट द्वारा दी गई उत्तर संरचनावादी इस व्याख्या को किसी मुहावरे में, एक राजनीतिक मुहावरे में देखें तो ये कहना पड़ेगा कि नव संरचनावाद का रुझान उन अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों की ओर है जो बहुसंख्यक और प्रभावी समूहों से अलग है। यूरोप में काले लोग जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े वर्गों में हैं, इसी तरह कमोबेश रूप से पुरुषों की तुलना में स्त्रियां भी पिछड़ी हुई हैं। हमारे देश में दलित, आदिवासी और स्त्रियां ऐसे ही पद दलित समूह में आते हैं और ये सब समूह उत्तर संरचनावाद के अध्ययन क्षेत्र कहे जा सकते हैं। माइकल फोकाल्ट एक बहुत ही प्रबुद्ध विचारक रहे हैं और उन्होंने जो भी लेखन कार्य किया है वो बहुआयामी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइकल फोकाल्ट न केवल संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी विद्वान माने जाते हैं, बल्कि उन्होंने उत्तर आधुनिकता की विचारधारा में भी रुचि ली और उत्तर आधुनिकता संबंधी सिद्धांत और अध्ययन कार्य भी किए हैं। जो कुछ उन्होंने अपनी पुस्तकों में रखा है वह समाजशास्त्र की सीमा लांघकर कई समाज विद्वानों की सीमाओं को छूता है। वास्तव में उनके समाजशास्त्र में कई विशिष्ट समाजशास्त्र हैं। उन्होंने सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन विधियों के साथ साथ अपने आप को भी जोड़ा है। उन्होंने कई ऐसे चौंकाने वाले अध्ययन किए हैं जिनके बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं है। जैसे कि उन्होंने पागलपन और औषधि शास्त्र पर बहुत ही आनुभाविक अध्ययन प्रस्तुत किए और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दूसरी तरफ उन्होंने अपराध और सामाजिक नियंत्रण पर भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैसे वास्तव में फोकाल्ट ने सामाजिक समस्याओं का एकाधिक निर्वचन दिया है। इतना सब लिखने के बाद एक बार उनसे पूछा गया था कि वे अपनी कृतियों में भ्रांतिजनक या मायावी दिखाई देते हैं। भ्रांतिजनक मीन्स लोगों को बहुत उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है जब वो उनकी कृतियाँ पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उनके बहुत सी भ्रांतियाँ दिखाई देती हैं, बहुत मायावी से काल्पनिक नज़र आते हैं वे। तो वे प्रत्युत्तर में ये कहते हैं कि मैं कौन हूँ, यह मुझसे मत पूछो और ये भी ना पूछो
कि मैं अपने विचारों में एक जैसा ही रहूँगा। फोकाल्ट ने उत्तर संरचनावाद और इसी भांति उत्तर आधुनिकता पर बहुत कुछ लिखा है। उनका जो परिवेश वास्तव में बहुत ज़्यादा विशाल है। उनकी जो सोच थी, उनकी कोई सीमा नहीं थी। उनकी जो बौद्धिक पृष्ठभूमि है वो बहुत ही विस्तारित है, बहुत ही विशाल रही है। इस संपूर्ण लेखन में कई विचारकों से, मुख्यतः फ्रांसीसियों से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। कार्ल मार्क्स का प्रभाव भी हम उनके उत्तर संरचनावाद में देख सकते हैं। मार्क्स के ज्ञान के समाजशास्त्र से बहुत अधिक प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने मार्क्स की आर्थिक व्यवस्था को कहीं पर भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने नीशे की परंपरा पर कहा कि शक्ति और ज्ञान, पावर एंड नॉलेज का बहुत बड़ा प्रभाव समाज पर पड़ता है। माइकल फुकाल्ट अव्वल दर्जे के सिद्धांतवेता कहे जा सकते हैं और उन्होंने शक्ति और ज्ञान की अवधारणा को लेकर उत्तर संरचनावादी सिद्धांत का निर्माण किया है। फुकाल्ट ने एक प्रकार से ज्ञान के क्षेत्र की गहराई से खुदाई की है। उन्होंने विचार, ज्ञान तथा बातचीत, वार्तालाप, प्रवचन, भाषण आदि की विविध विधाओं पर अनुसंधान कार्य किए हैं और अपने बात की कृतियों में वे सिलसिले से शक्ति के उद्गम के बारे में बताते हैं और विकास के परंपरा का भी उन्होंने अध्ययन किया है। उनका एक प्रश्न है कि किस तरीके से लोग अपने स्वयं और दूसरों पर शासन करते हैं। निश्चित रूप से प्रजा या जनता पर जो शासन किया जाता है उसका माध्यम ज्ञान या उसकी उपज ही हो सकता है। समाज में कुछ लोग जनता पर शासन चलाने के लिए शक्ति और ज्ञान की खोज करते हैं। ये शक्ति ही उन्हें शासन करने के योग्य बनाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फूको ने कहा था कि व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा वो उतना ही अधिक शासन और उतना ही अच्छा शासन कर सकता है। तो व्यक्ति के पास शक्ति कैसे आई? ज्ञान से आई। यदि व्यक्ति में ज्ञान ही नहीं होगा तो अपनी शक्ति का सदुपयोग भी नहीं कर सकता और ना ही वह जनता पर या प्रजा पर शासन कर सकता है। उत्तर संरचनावाद का आधार फोकाल्ट के अनुसार ज्ञान की शक्ति है, पावर ऑफ नॉलेज है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान होगा उसकी शक्ति भी उतनी ही प्रभावी होती है। फोकाल्ट ने अपनी संपूर्ण कृतित्व में, चाहे वो अपराध हो, पागलों से जुड़ा हुआ हो, उन्होंने ज्ञान की खोज करते हुए शक्ति के बारे में बताया है। उत्तर संरचनावाद कई दृष्टियों से लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद से हमें यहाँ पर बहुत ही भिन्न दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी भिन्नता इस क्षेत्र में दिखाई देती है कि संरचनावाद का यह नया स्वरूप व्यक्ति निष्ठा को त्याग कर वस्तुनिष्ठा के उपागम को अपनाता है। इसके संदर्भ में उत्तर संरचनावाद का सैद्धांतिक संदर्भ एकदम अलग है। उत्तर संरचनावाद का दूसरा उल्लेखनीय मुहावरा आधुनिक दुनिया की समस्याओं को छोड़कर उत्तर आधुनिक समाज, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की समस्याओं को अपनाना है। एक और विशेषता संरचनावाद के इस नए संस्करण की यह है कि यह मस्तिष्क द्वारा निर्मित मूल पाठों की तुलना आनुभाविक पाठों के साथ करता है। उत्तर संरचनावाद, जैसा कि लेमट ने कहा है, कि मूल पाठ की कड़ियों से जुड़ा हुआ है। इन कड़ियों के प्रारंभिक स्वरूपों को देखना ही इस उत्तर संरचनावाद का महत्वपूर्ण कार्य फूको ने बताया है। उत्तर संरचनावाद स्ट्रॉस के संरचनावाद से बहुत अलग होते हुए भी कम से कम एक बिंदु पर समान भी है। संरचनावाद के दोनों ही स्वरूप अपना बुनियादी आधार भाषा विज्ञान को मानते हैं। दोनों ही संरचनावादों की विकास यात्रा सोसेरे से प्रारंभ होती है, जिसे उत्तर संरचनावादी वार्तालाप, प्रवचन, बोलचाल या डिस्कोर्स कहते हैं। उसका मौलिक संबंध सोसेरे के स्वर और लक्षण से है। ऐसा लगता है कि उत्तर संरचनावादियों द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत को तर्क और विश्लेषण के नए आयाम दिए हैं और इसकी धार को अधिक पैना किया है। तो इस प्रकार से माइकल फोकाल्ट ने अपने संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी अध्ययन, विचार और सिद्धांतों के माध्यम से संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद को विकसित किया है।